नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम उसका यूनिट 3 पढ़ रहे थे। यूनिट 3 में हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हाइब्रिडोमा एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। क्या होता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अगर वीडियोज़ की और लेक्चर्स की आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सब, मुझे लगता है कि जब बच्चों को वीडियोस पसंद आती है तो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, हाइब्रिडोमा क्या है, एक प्रोसेस है। इसका नाम हाइब्रिडोमा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होगा ना वो दो चीज़ों से मिलकर मिक्सचर एक बनाएगा। इन दोनों का एक मिनट में आपको समझाने के लिए कलर्स, ये आपका एक हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। इन दोनों का क्या होगा, आपको मिक्सचर मिलेगा, ऐसा और ऐसा सा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम हाइब्रिड कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इसी तरीके के एक प्रोसेस पे बेस है, इसी वजह से हम इसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे भी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है। और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस लिए करते हैं हम ये भी जानेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम क्या करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ हम क्यों करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम करते हैं एंटीबॉडीज़ को मैं ए भी लिखूँगी शॉर्ट फॉर्म में, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। और कैसी एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए, मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल दोनों तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोनोक्लोनल का मतलब होता है एक सिंगल एंटीबॉडीज़। ठीक है, मोनोक्लोनल क्या होता है, एक सिंगल एंटीबॉडी। मतलब अगर कोई आपके अंदर मान लीजिए वायरस आ रहा है, मान लीजिए कोई रेट्रोवायरस है, एक टाइप वायरस का, वो आया तो उसी के लिए सिर्फ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, क्या कहलाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, अब एक बात आप जान लीजिए कि एंटीबॉडी क्या होता है, क्योंकि अभी आप एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडी, पहली बात क्या है, आप चाहे तो लिख लें, ये एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडी कुछ वाई शेप का इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, जो इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे ये सल्फाइड बॉन्ड से, ये जो मैंने बॉन्ड बनाया है दिस इज सल्फाइड बॉन्ड, एस बॉन्ड मैंने लिखा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक रीजन पाया जाता है, ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं पैराटोप रीजन। हर एंटीबॉडी के लिए पर्टिकुलर एंटीजन होता है, और ये जो रीजन है यहाँ से आके एक एंटीजन बाइंड करेगा। एंटीजन मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस हो सकता है जो आपके ऊपर अटैक करता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, जो कि बेसिकली बी सेल जो होती हैं हमारे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। बी सेल, बी लिम्फोसाइट के बारे में आप पढ़ेंगे, ये सब आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जो एंटीजन होता है वो यहाँ आके इस तरीके से बाइंड होगा, इस वाले एरिया में आके बाइंड होगा। और ये जो इसकी बाइंडिंग साइट्स होती है उसको हम एपिटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिटोप। क्योंकि इन सब नामों को मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आगे आपका यूज आएगा। ठीक, तो ये पैराटोप वाला रीजन हो गया, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक, एंटीजन बाइंडिंग साइट किसके पास है, एंटीबॉडी के पास। ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है जिसको कि पैराटोप कह रहे हैं। और एंटीबॉडी के पास क्या है, एंटीबॉडी के पास क्या है आपका, एंटीजन के पास क्या है, ये जो एंटीजन है यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल है, इसको एजी लिखते हैं एंटीजन, इसके पास क्या है, एंटीबॉडी से बाइंड करने की साइट है। तो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, क्योंकि अभी इसका यूज आएगा। एपिटोप वर्ड अभी आप पढ़ेंगे, तो एपिटोप वर्ड का मतलब होता है एंटीजन के पास पाया जाने वाला। ये मान लीजिए कोई एंटीजन है, इसके पास पाया जाने वाला कोई बाइंडिंग साइट, जिससे आके एंटीबॉडी से जिससे एंटीबॉडी आके इस तरीके से, ये जो एंटीबॉडी आपने वाई शेप का बनाया है, ये इस तरीके से इससे आके बाइंड करेगा। इसको हम एपिटोप कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में भी आप इसको पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा अपने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लिया कि ये एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। दो चेन पाई जाती हैं, एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है।
उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन पाए जाते हैं। कुछ बातें मैं आपको रिकॉल करा दूं। हमारा जो कांस्टेंट वेरिएबल रीजन यहाँ पाया जाता है, कांस्टेंट रीजन यहाँ पाया जाता है, वेरिएबल रीजन पे ही आके एंटीजन बाइंड करता है और उसी रीजन में पैराटोप रीजन यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट और एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट यानी कि एंटीजन पे बाइंडिंग साइट्स पाए जाते हैं, वहीं पे आके बाइंड करता है। मोनोक्लोनल हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे दो तरीके के आप सेल लेंगे, दो तरीके के सेल लेंगे, अभी मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बनाऊंगी, और उससे एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें इन दोनों का कैरेक्टर, अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहूँ, इन दोनों का एक कैरेक्टर पाया जाएगा और उसको आप मोनोक्लोनल मतलब सिंगल यूज़ के लिए बनाएंगे। मोनोक्लोनल, क्लोन का मतलब क्लोन भी समझ लीजिए, क्लोन एक वर्ड होता है। क्लोन का मतलब होता है किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी बनाना, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। तो ये जो दो सेल आपने लिया है इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाना, दिस इज कॉल्ड मोनोक्लोन, ठीक है, क्लोन, दिस इज कॉल्ड क्लोन। तो होपफुली आपको क्लोन भी समझ में आ गया होगा। ये सब टर्म हैं जो अभी पूछे जाएंगे इसमें, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। चलिए हम देखते हैं, थोड़ी सी हम पहले हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, इसकी डिस्कवरी क्यों हुई, ठीक है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले 1973 में एक साइंटिस्ट आए, जेरियार्ड श्वाबर, ठीक है। जो भी आप इसको पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, मैं तो इसे जेरियार्ड श्वाबर पढ़ूंगी, ठीक है, श्वाबर और एड कोहेन, दो साइंटिस्ट आए। ये दोनों जो है लेरीबिडा एक इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक लेरीबिडा इंस्टीट्यूट था, वहाँ के ये दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक। इन्होंने पहली बार हाइब्रिडोमा सेल को प्रोड्यूस किया था, किसके फ्यूजन से, अभी आप इसको पढ़ेंगे। ह्यूमन का बी लिम्फोसाइट मतलब ह्यूमन का जो बी सेल होता है, जो कि हमारी लिम्फोसाइट होती है, बेसिकली बोन मैरो में इसका क्या होता है, मैच्योरेशन प्रोडक्शन वगैरह होता है और थाइमस में जाके मैच्योरेशन होता है, तो बी सेल हमारी बोन मैरो में बनती है। बी सेल लेके बीटा लिम्फोसाइट का, और माइलोमा सेल एक कैट की स्प्लीन से लिया गया था, एक कैट की स्प्लीन से। और माइलोमा सेल कैंसरस सेल होते हैं, कैंसर से बनने वाला सेल कैंसरस सेल था, और ये इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब ये कभी, कैंसर के सेल मरते नहीं हैं कभी भी, इमॉर्टल होते हैं। इन दोनों को फ्यूज़ करा के, एक दूसरे के साथ फ्यूज़न करा के, जैसे आपके घर में वायर क्या होता है, कभी कभी फ्यूज़ हो जाता है, तो जो आता है मतलब जो भी वर्कर उसको बनाने, वो क्या करता है, दो वायर को इस तरीके से निकालता है और एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर देता है, कुछ चीज़ों से चिपका देता है, चाहे वो टेप हो, कुछ भी। उसी तरीके से आप फ्यूज़ वाला पूरा टेक्निक पढ़ेंगे अभी हाइब्रिडोमा में। उस तरीके से फ्यूज़ करके बनाया गया, किसको, बी लिम्फोसाइट सेल को और माइलोमा सेल को। दोनों के पास अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, इसी वजह से इन दोनों को अलग किया गया था। उसके बाद ये होने के बाद 1975 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज कोहलर और सीजर मिलस्टीन। ये दोनों मेडिकल रिसर्च काउंसिल लेबोरेटरी में कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, ये दोनों वहाँ के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया, इसको पूरा कंस्ट्रक्ट किया और उसका पूरा सेल लाइन बनाया, मतलब उसको प्रिजर्व कर लिया। जो एंटीबॉडी इन्होंने फ्यूज़ किया सेल को फ्यूज़ करके एंटीबॉडी बनाया और उस एंटीबॉडी को क्रायो प्रिजर्व कर लिया, मतलब रख लिया कि बाद में अगर मुझे एंटीबॉडी और बनानी हो तो उससे बना लें। पूरा सेल लाइन क्रिएट कर दिया जिससे कि एंटीबॉडी बनती है, जब भी जरूरत हो बन जाए। और इसके लिए इन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला। कंबाइनली कोहलर और सीजर को मेडिसिन में, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में क्या मिला इनको, इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। अगर आप सब चेक कर देंगे तो नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिलती है जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इसके लिए इनको, इस डिस्कवरी के लिए क्या मिला कि इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। अभी आप जानेंगे हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। किसी भी, मान लीजिए कोई एंटीजन, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक करता है, उसके लिए हमको एंटीबॉडी बनानी कि हमारी बॉडी सेफ रहे। एंटीबॉडी क्या करता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, किसी भी बाहर के पार्टिकल से, ठीक है। तो इस वजह से इसका यूज़ बहुत ज़्यादा था। अब हम चलिए थोड़ा सा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, वेल इस्टेब्लिश्ड एक मेथड है। क्या है, मेथड, एक मेथड है, तकनीक है, ठीक है, टेक्निक है, जो किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को MABS यानी कि मैब्स के नाम से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में मैब्स कहते हैं। किस चीज़ के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट,
जिस एंटीजन के लिए आपको जिस एंटीजन के लिए चाहिए उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्निक से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये रहा आपका एंटीजन AG एंटीजन, और ये एंटीबॉडी हम बनाएंगे। इस एंटीजन के लिए अगर हमें एंटीबॉडी बनानी है तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक के थ्रू बनाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए ये कोई दूसरा एंटीबॉडी है, इसके लिए भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक, होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, ये एक टाइप का स्पेसिफिक टाइप का इम्यून सेल होता है जिसको कि बी लिम्फोसाइट कहते हैं। इम्यून सेल, हमारी इम्यूनिटी में वर्क करने वाला सेल, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बी सेल होता है। और एक हम इमॉर्टल माइलोमा सेल लेते हैं। इमॉर्टल माइलोमा सेल हम ये वाला जो हमने ह्यूमन से लिया, ठीक, ये वाला मान लीजिए हमने ह्यूमन से लिया, और इमॉर्टल ये जो सेल है इमॉर्टल सेल है यानी कि कैंसर सेल है। जब हमारा ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में आप सुना होगा, उस सेल से, कैंसर वाले सेल जो होते हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस सेल हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर का सेल होता है। उससे हम कैंसरस सेल लेते हैं क्योंकि उसके अंदर डिवाइडेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और ये जो सेल है इसके अंदर इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसका डिवाइडेशन का प्रॉपर्टी इससे लेके और इसका इम्यूनिटी का प्रॉपर्टी लेके है हम कॉम्बाइन बनाते हैं। जैसे आजकल आप बहुत सारे हाइब्रिड चीज़ों को खाते हैं, जैसे गोल्डन राइस हाइब्रिड है जो विटामिन ए रिच होता है, जैसे कि फ्लेवर टोमेटो जो कि क्या है कि हर सीजन में अब अवेलेबल है, टोमेटो आपको खाने को मिल जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे, यही सेम हाइब्रिड प्रोसेस यहाँ भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड प्रोसेस हम कर रहे हैं एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। और इस टेक्निक को हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, जिसमें हम बी सेल ले रहे हैं जो कि हमारे लिम्फोसाइट में पाया जाता है, और कैंसरस सेल ले रहे हैं, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, फ्यूज करा रहे हैं, विच कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट। और इन दोनों का कैरेक्टर, इसमें बी सेल का भी कैरेक्टर और कैंसर सेल का भी कैरेक्टर पाया जाएगा। एक नया तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जो एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होता है इसमें हम लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में एक स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाएंगे एंड फेवर्ड हाइब्रिडोमा सेल लाइंस कैन बी क्रायो प्रिजर्व। और बाद में हम उसको बना के, मान लीजिए हमने एंटीबॉडी बना लिया तो इसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, यानी कि बॉटल में बंद, जैसे प्रिजर्व करने का मतलब अचार जैसे आप प्रिजर्व करके रखते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, उसी तरीके से इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि आप बाद में इसका यूज़ कर सकें। तो जनरल बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, अभी यहाँ पे पूरी डिटेलिंग है कि क्या होता है। ये 4 प्रोसेस, एक अगर मैं एक आपको बता दूं, इसका जनरल प्रोसेस GP, जनरल प्रोसेस को अगर मैं लिखूँ तो जनरल प्रोसेस क्या है कि हम सबसे पहले इम्यूनाइजेशन करते हैं। इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारी बॉडी से बीटा सेल निकाल लिया, बी सेल निकाल लिया, और माउस के स्प्लीन से, जो उसका ग्रेवयार्ड ऑफ RBC जिसको कहते हैं स्प्लीन को, उसकी स्प्लीन से हमने क्या निकाल लिया, कैंसरस सेल निकाल लिया। दोनों को हमने क्या किया, ले लिया, इम्यूनाइजेशन करके हमने ले लिया। अब हम इसका फ्यूज़न कराएंगे, इसके साथ इसका फ्यूज़न कराएंगे। फ्यूज़न करा के इसमें से जो फ्यूज़ हुए रहेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि फ्यूज़न कराएंगे तो आप सारे फ्यूज़ होंगे, कुछ ही फ्यूज़ होंगे। जो फ्यूज़ होंगे उनका हम सिलेक्शन करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे कि अच्छा ये वाला फ्यूज़ है तो इसको हम ले लेते हैं। फिर उनकी क्लोनिंग करेंगे, क्लोनिंग मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे। दिस इज द बेसिक प्रोसेस, सिंपल जिस्ट ऑफ द सार। इस पूरे इसका सार है ये एक लाइन। अगर ये आपको याद है तो आप, अगर फैक्टर्स आपको याद है, आसानी से आप राइट कर लेंगे, आपको चीज़ें आपके मेमोराइज रहेंगी, चाहे वो रिटन पूछे या वो आपका ऑप्शनल पूछे, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेस, ऐसे हो सकता है आपका। अब चलिए अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से होता है। क्या होता है कि स्प्लीन सेल से, माउस के स्प्लीन सेल से हमने क्या ले लिया, RBC ले लिया, ठीक, सॉरी बी सेल ले लिया, बीटा लिम्फोसाइट, इम्यून सिस्टम का बी सेल ले लिया। यहाँ से हमने माइलोमा सेल, कहीं से भी हमने माइलोमा सेल या कैंसरस सेल ले लिया, जो कि क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब डेड नहीं होंगे। इन दोनों का हमने फ्यूज़न कराया। अब ये फ्यूज़न ऐसे सिंपली नहीं हो जाता है, और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ का, ये भी ऐसे नॉर्मली नहीं हो जा सकता। यहाँ पे एक कंपोनेंट हम देखते हैं जिसको कि हम कहते हैं HGPRT कंपोनेंट। अभी मैं इसका फुल फॉर्म आपको डिटेल में बता रही हूँ। ये क्या होता है कि कैंसरस सेल में ये एब्सेंट होता है। एब्सेंट, कभी भी मैं माइनस लगाऊं तो इसका मतलब होता है एब्सेंट कोई चीज़, और प्लस का मतलब प्रेजेंट, और यही चीज़ बी सेल में प्रेजेंट होता है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेते हैं, फ्यूज़न कराते हैं। फ्यूज़न के लिए हम पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, पैग एक ग्लू की तरह काम करता है। इस पैग को हम यहाँ पे लगाते हैं,
उसके बाद ये हाइब्रिडोमा बन गया, मतलब इसका भी कैरेक्टर दोनों का कैरेक्टर इसके अंदर आ गया, हाइब्रिडोमा बन गया। अब इस हाइब्रिडोमा का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि इसमें से कौन सा कंबाइन हुआ है, दोनों का कैरेक्टर जिसमें कंबाइन हुआ होगा वही वाला हम लेंगे। तो इनमें से जिसमें दोनों का कैरेक्टर कंबाइन हो, मान लीजिए इन कुछ सेल में इसका कैरेक्टर कंबाइन हुआ है। अब इसके लिए हम एक मीडियम डालते हैं इस कॉम्बिनेशन को देखने के लिए, इसको हैट मीडियम कहते हैं। अभी इसका भी फुल फॉर्म आपको बताऊंगी। इस हैट मीडियम के थ्रू हम सिलेक्शन कर लेंगे और सेलेक्टेड वाले से फिर हम क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना देंगे। दूसरा डायग्राम अगर मैं दिखाना चाहूं तो सेम प्रोसेस के थ्रू, ये रहा दूसरा डायग्राम। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, मतलब माउस को हम सुई लगा के उसका एंटीजन इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं। और हमने ये बीटा सेल ले लिया, बी सेल ले लिया, बी लिम्फोसाइट, बी सेल ले लिया, बीटा मत लिखिएगा, बी सेल ले लिया हमने, क्योंकि बोन मैरो से मिलता है इसी वजह से हम इसको बी सेल कहते हैं। और हमारा एक टी सेल होता है थाइमस से मिलता है, इसी वजह से हम टी सेल कहते हैं उसको, ठीक। तो बी सेल हमने ले लिया, माइलोमा सेल यानी कि कैंसरस सेल ले लिया। अब दोनों को फ्यूज करा दिया हमने, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन में क्या यूज किया, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, HGPRT कंपोनेंट, जो कि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। फिर यहाँ हमने फ्यूजन के लिए PEG कंपोनेंट का यूज किया, पेग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल किस कहते हैं, जो कि ग्लू की तरह काम करता है इन दोनों को चिपकाने का। सबको नहीं चिपका पाएगा, जितने चिपकेंगे अब उसका जो चिपके हुए हैं उनका हम सिलेक्शन करेंगे हैट के थ्रू। हैट एक प्रोसेस है, उसके थ्रू सिलेक्शन करेंगे। उस सिलेक्शन के बाद हम स्क्रीनिंग करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा आया है। स्क्रीनिंग हम करते हैं एलिशा टेक्निक के थ्रू। इसके बाद मैं आपको एलिशा टेक्निक भी पढ़ाऊंगी। एलिशा एक उसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मैं लिख देती हूँ, लिख लीजिए, आप सबको फुल फॉर्म बहुत पूछना रहता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। Enzyme linked immunosorbent assay, it is a technique for screening of antibody। ठीक है, स्क्रीनिंग करेंगे हम एंटीबॉडी की। स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, स्क्रीनिंग हो जाएगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग हाइब्रिडोमा क्लोन्स बन जाएंगे। उसके बाद जब ये क्लोन बन जाएंगे इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जैसे फल उग जाने पे आप फल तोड़ लेते हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप इसमें से एंटीबॉडी को अलग कर लेंगे, एंटीबॉडी आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ बताई गई जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बी सेल में क्या होते थे, HGPRT कंपोनेंट क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। ये एक कंपोनेंट होता है, प्रेजेंट होता है, माइलोमा सेल में नहीं अब प्रेजेंट होता है। दोनों को फ्यूज़ कराएंगे और इन दोनों के फ्यूज़ होने के बाद देखिए 3 तरीके के सेल बन रहे हैं। एक में फ्यूज़न नहीं हुआ, ये भी सिंपल चला गया, फ्यूज़न इन तीनों में ही बस हुआ। यानी कि जब हमने यहाँ पेग लगाया फ्यूजन के लिए, पेग यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पेग लगाया तो कुछ ही बस फ्यूज हुए। अब इन्हीं फ्यूज वाले को हमारा सिलेक्शन करना होता है, हैट के थ्रू हम सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्टेड वाले को लार्ज स्केल पे हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, जितनी हमको ज़रूरत होगी। उसके बाद हम इसको प्रिजर्व कर लेते हैं, क्रायो प्रिजर्व कर लेंगे, बाद में प्रोड्यूस कर सकें। होपफुली आपको तीनों डायग्राम से एक एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, कोई भी चीज़ बची नहीं होगी। अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे हाइब्रिडोमा। इस ऐसे ही नहीं हो जाता, प्रोसेस होता है कुछ 3-4 स्टेप में, जिसमें हम सबसे पहला प्रोसेस हमने क्या किया। अब मैं सिर्फ पढ़ के आपको बताऊं क्योंकि सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे फ्यूजन होता है माइलोमा सेल का, कैंसरस सेल का, जिसको हम कहते हैं इमॉर्टल कैंसरस सेल, माइलोमा सेल जो कि इमॉर्टल होता है, जिसमें हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, दिस इज द कंपोनेंट जिसको आप HGPRT कह रहे हैं। और HGPRT क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज इज एब्सेंट। और हम फिर लेते हैं स्प्लीन सेल। स्प्लीन सेल को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, क्योंकि RBC के डेथ के बाद वो यहीं पे जाके स्टोर होता है स्प्लीन में ही, जिसमें HGPRT सेल प्रेजेंट होते हैं। ये मॉर्टल होता है, ठीक है, और एंटीबॉडी का सिक्रीशन करता है। तो यहाँ से हमने एंटीबॉडी का कैरेक्टर ले लिया, उसका अच्छे कैरेक्टर को, कि इसका एंटीबॉडी प्रोडक्शन का कैरेक्टर उसको लिया। और माइलोमा सेल में क्या था, ये डिवाइड बहुत तेजी से करते हैं। कैंसर के सेल इसीलिए डेंजरस होते हैं, कैंसर इसीलिए डेंजरस होता है। पहली बात तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक वो फैल नहीं जाएगा, और दूसरी बात इतनी तेजी से डिवाइड करते हैं कि उनको रोकना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इनको कहा जाता है, करते हैं। और उसका मैंने वो कैरेक्टर ले लिया, एक का ग्रोथ वाला कैरेक्टर, दूसरे में एंटीबॉडी का कैरेक्टर हमने ले लिया। सेकेंड स्टेप में हम कराएंगे इनका फ्यूज़न, मतलब ये हमको 2 सेल मिल गए, अब इसका हम कराएंगे फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या करेंगे, इन दोनों को हम फ्यूज़ करा देंगे, ठीक है। ये हो गया इसके साथ फ्यूज़।
ये फ्यूज ऐसे ही नहीं हो गया, इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूजन इज अचीव्ड बाय इंक्यूबेटिंग अ सस्पेंशन ऑफ टू सेल टाइप्स विथ फ्यूजोजेनिक एजेंट लाइक इनएक्टिवेटेड सेंडाई वायरस और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे ही नहीं, एक इंक्यूबेटिंग एजेंट, इंक्यूबेटिंग का मतलब होता है थोड़ा सा उसको हीट देना, इन दोनों को मिलाने के लिए फ्यूजोजेनिक, जो इनको फ्यूज कर पाए ऐसा एजेंट हम यूज़ करेंगे। और उस एजेंट में हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो वो सेंडाई वायरस हो सकता है या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। जनरली हम पैग का यूज़ करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब ये दोनों चीज़ें हो गई फ्यूज। फ्यूजन के बाद हम क्या करेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन फर्स्ट द सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल बिकम कॉन्फ्लुएंट कीपिंग टू न्यूक्लिया इंटैक्ट known as heterokaryon. Some heterokaryon become hybrid upon fusion of nuclei. सबसे पहले क्या होगा, फ्यूजन तो ऐसे नहीं होगा, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होगी, पूरा एक सेल है, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होगा, सारी चीज़ें फ्यूज होंगी, फिर इनका न्यूक्लियस आके फ्यूज होगा, जिसको हम हेट्रोकैरियन कहेंगे, क्योंकि दो न्यूक्लियस आके आ गया। दोनों डिफरेंट है, इसी वजह से हम हेट्रो कह रहे हैं, सेम सेल नहीं है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, दोनों डिफरेंट सेल है, इसलिए हम कह रहे हैं हेट्रोकैरियन। फ्यूज होंगे और एक हाइब्रिड बन जाएगा। अब ये क्या है, एक हाइब्रिड है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ों के कैरेक्टर है, एक तो बी सेल का एंटीबॉडी वाला कैरेक्टर और इसका ग्रोथ वाला कैरेक्टर, दोनों इसके अंदर आ गए, इसी वजह से हम इसको हाइब्रिड सेल कह रहे हैं। अब क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ों को आपने फ्यूज़ किया, लेकिन उसमें से सारी चीज़ें फ्यूज़ नहीं होती हैं, केवल कुछ, एक्चुअली सम नंबर आर गेटिंग फ्यूज्ड, केवल कुछ फ्यूज़ होती हैं। सो इन द सेल मिक्सचर ऑफ अनफ्यूज्ड सेल, बी सेल माइलोमा सेल फ्यूज्ड विथ लाइक बी सेल माइलो, बी सेल या माइलोमा फ्यूज हो सकता है, एंड बी सेल फ्यूजन प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो फ्यूजन में क्या हो सकता है कि क्या पता वो बी के साथ ही फ्यूज हो गया हो, मतलब बी सेल के साथ ही फ्यूज हो गया, एम सेल के साथ ही फ्यूज हो गया हो, और हमें फ्यूजन क्या चाहिए, हमें फ्यूजन बी सेल का माइलोमा के साथ चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और उस स्क्रीनिंग से हम पता लगाएंगे कि कौन सा हमको जो चाहिए वो मिला है नहीं कि नहीं। और उस स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए हम हैट का यूज करते हैं, और हैट क्या है, हाइपोजेंथिन अमीनो प्रोटीन एंड थाइमिडीन, इन तीन कंपोनेंट का यूज करते हैं, हाइपोजेंथिन, अमीनोप्टेरिन एंड थाइमिडीन, इन तीनों का यूज करेंगे, जो केवल इन तीनों को डालने के बाद केवल और केवल वही सेल सर्वाइव करेंगे, वही जिंदा रहेंगे जो बी सेल और माइलोमा सेल का फ्यूजन होंगे, मतलब जिसमें बी सेल और माइलोमा सेल का फ्यूजन होगा वही। अगर बी के साथ कर गया तो भी नहीं, माइलोमा के साथ कर गया तो भी नहीं, केवल बी के साथ फ्यूजन होना चाहिए, तभी उसको सर्वाइव कर देंगे जब हम हैट को डालते हैं उसमें। दिस एंटीबॉडी सेक्रेटिंग सेल आर इमॉर्टल फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन कल्चर। और इसके थ्रू हमें जो एंटीबॉडी मिलेगा प्रोडक्शन के बाद, इतने प्रोसेस के बाद फिर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होता है, इमॉर्टल होता है, और हम उसको कल्चर कर सकते हैं। हैट क्या होता है, थोड़ा सा हैट सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं आप समझिएगा, कि हम इसमें क्या करते हैं कि जीनोटाइप लेते हैं, ठीक है। हमने एक ये लिया इमॉर्टल सेल, हैट सेंसिटिव प्लाज्मोसाइटोमा है, ये फ्यूज्ड वाला है, और ये आपका मॉर्टल वाला बी सेल है, ये भी मर गया, ये भी मर गया, मतलब दोनों डाई हो गए, बचा कौन, केवल ये वाला। क्यों हुआ ऐसा, इसके लिए हमने अंदर क्या डाला, हाइपोजेंथिन, ए फॉर क्या बताया मैंने आपको, एमिनोटेरिन, और आपका थाइमिडीन, हमने 3 डाल दिया, ठीक। इन तीनों को डालने के बाद अनेबल टू सिंथेसाइज डीएनए, ये क्या करेगा, अकेले ये डीएनए ही नहीं बना पाएगा, ठीक है। थाइमिडीन काइनेज म्यूटेशन कॉजेज अ लॉस ऑफ फंक्शन इन द साल्वेज पाथवे, ये मत पढ़िए, ये आप बस इतना इसको मत देखिए, ये हायर लेवल का है, मैंने बस इसको समझाने के लिए लिया है कि अगर आप केवल माइलोमा सेल को ले रहे हैं तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा अकेले, क्योंकि ये सिंथेसाइज डीएनए ही नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा। लेकिन ये अगर कर भी लिया रेप्लिकेशन तो ये इवेंचुअली मर जाता है बाद में। इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर थे, इसीलिए ये सर्वाइव कर पाया, और इस तरीके से प्रोसेस बन जाएगा। अब हमें क्या हो गया, हमने हैट सेलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, फ्रॉम एंटीबॉडी स्क्रीनिंग हाइब्रिडोमास प्योर क्लोन्स मस्ट बी स्क्रीन्ड फॉर डिजायर्ड एंटीबॉडीज स्पेसिफिसिटी, एंटीबॉडीज AB मतलब एंटीबॉडीज और अलग स्पेसिफिसिटी रहेगा।
बट देर आर सम क्लोन्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडी ऑफ अनवांटेड स्पेसिफिक। अब इसके लिए वही ऊपर मैंने जो बताया, इसके लिए हम एलिसा या रिया टेक्निक का यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, बताया मैंने एलिसा के बारे में आपको। और डिजायर्ड एंटीबॉडी मिल जाता है, उसके बाद हम क्लोनिंग करते हैं। सेलेक्टेड हाइब्रिडोमा जो हमको मिल गए, अब इसकी हम क्लोनिंग करेंगे, बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस करेंगे और यही चीज़ क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग मैंने आपको बताया भी, और उस क्लोन को हम कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सिंगल क्लोन की एंटीबॉडी। मोनो मतलब सिंगल, कहीं भी पूरी बायोलॉजी में मोनो का मतलब सिंगल ही है, सिंगल क्लोन की एंटीबॉडी। होपफुल्ली आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी समझ में आ गया। थोड़ा सा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में समझ लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या मैप्स क्या होते हैं? एंटीबॉडीज, ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल क्लोन ऑफ सेल, एक सेल के सिंगल क्लोन द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल हाइब्रिडोमा, जो सिंगल हाइब्रिडोमा के द्वारा क्या होते हैं? डिराइव्ड होते हैं। दे आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर इन स्पेसिफिक टू अ सिंगल एपिटोप ऑफ एन एंटीजन। अब एपिटोप यहाँ वर्ड आया, मैंने बताया था एंटीजन के बाद एंटीजन के पास मान लीजिए इस तरीके से एंटीजन पाए जाते हैं, ये रहा आपका ये रहा, इस तरीके से एंटीजन पाया जाता है, और ऐसे ही स्ट्रक्चर आपके एंटीबॉडी में पाया जाएगा। इस तरीके से ऐसे एंटीबॉडी है आपकी, मान लीजिए ये आके यहाँ ऐसे बाइंड करता है, इस रीजन को हम एपिटोप कहते हैं। ठीक है, तो एपिटोप, सिंगल एपिटोप ऑफ एन एंटीजन के लिए क्या करता है? ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हम करते हैं, यही बात इसमें बोली गई है। इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम इसको करते हैं? स्पेसिफिसिटी के लिए, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, बाइंड ऑफ वन स्पेसिफिक एंटीजन साइट मेकिंग देम हाईली स्पेसिफिक टू यूज बोथ रिसर्च एंड क्लिनिकल सेटिंग। मान लीजिए कि कोई रिसर्च कर रहे हैं और हम मान लीजिए कोई कैंसरस सेल चेक करना है हमें, तो हम ऐसा एक एंटीबॉडी बनाए जो उसी एंटीजन से जाके बाइंड करे जिसको हमको चेक करना है। उसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए, सिंस ये जो प्रोड्यूस सिंगल सेल लाइन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट इन देयर प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी इनके अंदर पाई जाती है। जैसे ये अपने काम को लगातार प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, अपने काम को लगातार करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है इनको हम लार्ज नंबर में प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करें एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की, तो हम इसको इम्यूनोथेरेपी ऑफ कैंसर में यूज़ करते हैं। FDA US अप्रूव्ड मोर देन 25 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कैंसर, जैसे रीटू-XI आपका XI मैब, ठीक है, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी C2XI मैब, ठीक है। ये आपका जो है पर्टुजुमैब, मतलब पर्टजू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इन सब प्रोडक्शन, इन सब 25 तरीके के मैब अप्रूव्ड हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अप्रूव्ड हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में, इम्यूनोथेरेपी में हेल्प करते हैं। डिजीज़ के डायग्नोसिस में, प्रेगनेंसी किट में इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एलिसा टेक्निक पे आपकी प्रेगनेंसी किट, वो जो आप देखते हैं इस तरीके वाली 2 स्ट्रिप वाली, वो इसी टेक्निक पे वर्क करती है। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मिंग के लिए, वैक्सीनेशन प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन के प्योरीफिकेशन के लिए, ड्रग की टारगेटिंग के लिए, इसको हम एंजाइम की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसको एबजाइम कहते हैं। RNA को हम एंजाइम की तरह यूज़ करते हैं तो उसको हम राइबोजाइम कहते हैं। उसी तरीके से एंजाइम को हम इसको एंजाइम यूज्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि एबजाइम कहते हैं। तो होपफुली इसके पहले अगर आपको कभी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी नहीं भी समझ में आई होगी तो भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर समझाने का कोशिश किया है, एक एक टॉपिक आपको समझा के। तो होपफुली पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।